विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स नाउ। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। चलो देखो पहला सवाल क्या है। चेक व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम बीइंग आस्क्ड। फटाफट से देखो। तो विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम प्रॉब्लम। कल भी आपको सर्विंग पूरी करा दी थी। इन ऑलमोस्ट एवरी ऑफ द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग 20 to 25 प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट सर्विंग में तो 30 सवाल करा दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन में भी 30 सवाल कर लिए थे। तो 25 से लेकर 30 सवाल कर रहे हैं हम हर सब्जेक्ट के अंदर। एंड ऑल दी प्रॉब्लम्स आर एज पर दी लेवल ऑफ योर गेट। पूरा कवरेज हो रहा है सिलेबस का। देयर इज़ अ कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस ऑल्सो। तो एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज मिल रहा है आपको यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है। फर्स्ट पॉइंट सेज व्हाट, द masses of 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 200 Newton act on a 20 kg mass. ठीक है। At that instant 10 kg mass is accelerated by 12 meter per second square in the left direction. ठीक है। The acceleration of the block B, B की acceleration पूछ रहा है आपसे। तो acceleration निकालनी है ब्लॉक B की। कैलकुलेट, क्या acceleration पूछ रहा है ये। तो कैलकुलेट करके बताइए कितनी एक्सेलरेशन आ रही है ब्लॉक बी की। पर सीपीएम नहीं हुआ? अच्छा सही बताओ, नहीं हुआ पर सीपीएम। आ रहा है किसी का? एनीबडी गेटिंग द रिजल्ट? एक्सेलरेशन निकालना है कौन से ब्लॉक का? ब्लॉक बी का। यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी। कब हुआ मुझे भी पता नहीं चला। चलिए देखिए, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, तो ये ब्लॉक ए 10 kg का है। इट इज़ एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। एक्सेलरेशन दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीच में स्प्रिंग लगी हुई है। अगर स्प्रिंग लगी हुई है, एक्सेलरेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी स्प्रिंग से जो फोर्स आना चाहिए, तो स्प्रिंग से जो फोर्स आना चाहिए वो भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम बोलेंगे इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी हो गई? स्प्रिंग फोर्स हो गई 10 इंटू एक्सेलरेशन 12। सो कम्स आउट टू बी हाउ मच? 120। तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना निकल के आ रहा है? स्प्रिंग फोर्स निकल के आ रहा है 120 न्यूटन। अब अगर हम ब्लॉक बी की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की बात करें, इस पे फोर्स लग रही है 200 न्यूटन। स्प्रिंग में क्या है? स्प्रिंग में है हमारी कंप्रेशन। सो स्प्रिंग में कंप्रेशन, सो दिस इज द फोर्स। ये फोर्स है हमारा ब्लॉक बी के ऊपर। दिस इज द फोर्स ऑन ब्लॉक बी। तो क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। So this will be equal to 200 minus 120. Mass of block B is equal to 20 acceleration of block B. Simplify करो, acceleration कितनी आ रही है block B की? So this comes out to be 80 by 80 बना। ब्लॉक B का मास है 20 kg। कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? What is the value coming out? सी मेरा तो नहीं आ रहा। सी कैलकुलेशन मिस्टेक करिए कुछ। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। कैलकुलेशन मिस्टेक ये करिए कि ये फोर्स उल्टा दिखा दिया ना। कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, ये फोर्स उल्टा दिखा दिया। तो ये है। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी हाउ मच? 320 डिवाइड बाय 20, सो 16। तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्लस कर दिया, स्प्रिंग का फोर्स लगा दिया था उसके ऊपर। सो इट कम्स आउट टू बी 16। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कम्स आउट टू बी 16। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। यू कुड हैव सॉल्व दिस डायरेक्टली ऑल्सो, बट क्योंकि पहला सवाल है मैंने डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया।
सिंस इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाइए. आई हैव शोन द फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों के ऊपर फोर्सेस मेंशन किए और देन द कैलकुलेशन इज बीइंग कैरिड आउट. उसके बाद कैलकुलेशन करिए. क्लियर है? एफबीडी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. एफबीडी ये हमारा ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक ए, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स एफएस, स्प्रिंग का फोर्स एफएस. तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स आया एफएस, ये ब्लॉक बी है, इसके ऊपर फोर्स आई एफएस और ये फोर्स तो लग ही रहा है इसके ऊपर 200 न्यूटन का. वेरी फ्री बॉडी डायग्राम. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए. ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम और ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम. तो तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बने हुए हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू. देखो अगला सवाल क्या पूछ रहा है. नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज अ सर्कुलर बीम विद एन इंटरनल हिंज एट सी इज लोडेड एज शोन बिलो. तो एक सर्कुलर बीम है जिसमें इंटरनल हिंज है सी पॉइंट पे. ठीक है, लोडिंग दिखा रखी है. द डायमीटर ऑफ द बीम फॉर विच द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज 600 MPa. बोल रहा बीम का डायमीटर बता दो जिसके लिए परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितनी आ जाए, 1600 MPa आ जाए. तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, इन ऑर्डर टू फाइंड परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस वील नीड व्हाट, वील नीड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा मैक्सिमम. तो पहले तो आपको उसको एनालाइज करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट. सी इंटरनल हिंज है, तो जो सी पॉइंट दे रखा है वो इंटरनल हिंज का पॉइंट है. तो अगर इंटरनल हिंज का पॉइंट है क्या निकाल सकते हो आप, इफ दैट इज इंटरनल हिंज पॉइंट. तो लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. तो हम रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. आई कैन कैलकुलेट द रिएक्शन. मोमेंट एट हिंज इज हाउ मच, 0. तो हम बोल सकते हैं आर ए इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 2. तो आर ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर ए की वैल्यू हो गई 40/4, 10 किलो न्यूटन. तो पहले तो मैंने क्या निकाल लिया, रिएक्शन निकाल लिया. सो रिएक्शन कम्स आउट टू बी हाउ मच, रिएक्शन कम्स आउट टू बी 10 किलो न्यूटन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सी पे मैं क्या दिखा सकता हूँ, हिंज में इंटरनल फोर्स दिखा सकता हूँ. तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इस पूरे बीम का, इफ आई शो द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस इंटायर बीम, तो ये पॉइंट है हमारा बी, ये पॉइंट है हमारा सी. तो मैंने क्या दिखा दिया, हिंज पे इंटरनल फोर्स दिखा दिया, सी है. तो लेट अस सपोज इसको बोल देते हैं वी सी. ये हमारी हिंज है, दिस इज वी सी. सो वी सी, तो जो हिंज है उस पॉइंट पे आपको इंटरनल फोर्स दिखा दिया. तो जब दोनों को क्लब करोगे, इंटरनल फोर्स 0, देन दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस वैल्यू इज 20 किलो न्यूटन. और ये आर ए आपने कैलकुलेट कर लिया. आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू निकाल ली आपने 10 किलो न्यूटन. दी वैल्यू ऑफ आर ए यू हैव कंप्यूटेड. तो इसका मतलब ये है कि इफ आई एनालाइज दिस पोर्शन ऑफ द बीम, अगर इस पोर्शन को एनालाइज करूं, क्या बोल सकते हैं, नेट बोल सकते हैं, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0. अगर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0, इसका मतलब वीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब वीसी की वैल्यू आ जाएगी 10 किलो न्यूटन. तो वीसी 10 किलो न्यूटन है. अगर वीसी हमारा 10 किलो न्यूटन है, अब तो बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो. देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यही बना के दिखा रहा हूं. ये कैसा है, दिस इज विच टाइप ऑफ बीम, इस बीम के ऊपर लोड कैसा है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पे. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4. सो WL/4, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना बना, सो दिस वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, सो दिस वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL/4. सो 20 किलो न्यूटन मीटर, WL/4 आ गया 20 किलो न्यूटन मीटर. और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट VC इंटू 4. सो VC इंटू 4, सो VC इंटू 4 हाउ मच, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 हाउ मच, 40. सो 40 किलो न्यूटन मीटर. वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलो न्यूटन मीटर आ गई. क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आ रहा है, वेयर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज कमिंग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है हमारा बी पे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. क्लियर है. नाउ वी कैन से M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय दिस इज द वैल्यू. यहां से मुझे क्या निकालना है,
मुझे बोल रहा है कि परमिसिबल वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस दे रखी है, डायमीटर निकाल दो बीम की। आपको एम पता है, आई पता है, वाई पता है। यू नो द वैल्यू ऑफ एम, यू नो द वैल्यू ऑफ आई एंड वाई। तो एम, ये फिर वायरस आ गया। तो आपको एम पता है, आई पता है, वाई पता है, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके निकाल लो। तो एम की वैल्यू हमारी कितनी है? एम की वैल्यू आ गई 40 किलो न्यूटन मीटर कन्वर्टेड इनटू न्यूटन एमएम। दिस वैल्यू इज हाउ मच? आई की वैल्यू कितनी है? सर्कुलर बीम है, सर्कुलर बीम है पाई d4/64। सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस कितना है? परमिसिबल स्ट्रेस है 1600। वाई की वैल्यू कितनी है? d/2। तो वाई की वैल्यू है d/2। इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर। डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी, सिंप्लीफाई करके निकाल लो। राजू यादव ने बोला 63.38, सारांश ने बोला 63.38 mm। दो लोगों का आया तो दो लोगों का यही है 63.38 mm। तो 63.38 सिद्धार्थ ने भी बोला। तो आ गया आईआईटी कानपुर का सवाल। तो बीम भी आ गई, इंटरनल हिंज भी आ गया, फिर आपसे बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट भी यूज करा लिया और डायमीटर कैलकुलेट करा लिया। तो सारे कंसेप्ट ही आ गए इसके अंदर। हिंज पे मोमेंट जीरो हमारा, एट हिंज मोमेंट इज जीरो। नसीर ने भी बोला बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, 63.38 सही है। प्रशांत का भी सही है जवाब। BMD भी, हाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना दी बीच में मैंने। आई हैव ड्रॉन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आल्सो। कैप्टन जैक स्पैरो, एक बार कैलकुलेशन चेक करो अपनी, चेक योर कैलकुलेशन। 63.38 आ रहा है, आप 63 बोल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? द रॉड PQ ऑफ लेंथ L एंड विद फ्लेक्सर रिजिडिटी EI इज हिंज्ड एट बोथ द एंड्स। ये हिंज्ड है दोनों एंड पे। फॉर व्हाट मिनिमम फोर्स F इट इज एक्सपेक्टेड टू बकल। तो दोनों एंड पे हिंज है, दोनों एंड पे हिंज है, दोनों एंड पे हिंज है, ठीक है, दोनों एंड पे हिंज है। अच्छा बकल कराना है, बकल कराना है मतलब कौन सी थ्योरी लगेगी? यूलर्स थ्योरी। यूलर्स थ्योरी एप्लीकेबल है कौन से फोर्स के लिए? यूलर्स थ्योरी एप्लीकेबल है एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए। तो इसमें एक्सियली लोडेड कॉलम, तो इस फोर्स को डिवाइड कर दो, तो फोर्स को ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट के अंदर। सो दिस विल बी हाउ मच? F cos थीटा, दिस विल बी हाउ मच? F sin थीटा। आ गया फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? F cos थीटा आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दोनों पॉइंट पे ये हिंज है, तो L इफेक्टिव कितनी है? अगर दोनों पॉइंट पे हिंज है इसका मतलब L इफेक्टिव कितनी हो गई? L इफेक्टिव L के बराबर हो गई। तो L इफेक्टिव L के बराबर हो गई। तो हमारा जो लोड होता है, क्रिटिकल लोड जो होता है यूलर थ्योरी के हिसाब से किसके बराबर है? तो हम बोलेंगे F cos थीटा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन, सो पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का होल स्क्वायर, L इफेक्टिव का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके निकाल लो। क्या पूछा हुआ है? फोर्स की वैल्यू पूछी हुई है। सो F विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। कितनी वैल्यू आ रही है? आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? D। सो आंसर कम्स आउट टू बी D। सो 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, आंसर कम्स आउट टू बी। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया बस, और ऐसे ही सवाल आएंगे गेट में। छोटे छोटे सी चीजें मॉडिफाई करेंगे, कोई हाई फाई चीजें नहीं आती उसके अंदर। 2 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्टली नहीं पूछ के क्या किया? अब है 1 नंबर का सवाल पर डायरेक्टली नहीं पूछा। यही अगर AEJE का पेपर देने जाओगे या ESC का पेपर देने जाओगे, डायरेक्ट पूछ लेगा कि बोथ एंड्स आर हिंज्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम लोड एट विच बकलिंग विल टेक प्लेस। यहां डायरेक्टली नहीं पूछेगा, या थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपसे करवाएगा। क्लियर है? चले, चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द क्वालिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी गुड। डिफिकल्ट नहीं है सवाल, अच्छी क्वालिटी के सवाल है।
चलो देखो अगला सवाल क्या है। एन इंक्लाइंड लोड P इज एक्टिंग ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम एट इट्स सेंटर। इंक्लाइंड लोड लग रहा है सेंटर पे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस? लोड कैसे लग रही है? इंक्लिनेशन पे लग रही है। देखो भैया आ गया, लोड लग रहा है इंक्लिनेशन पे। इंक्लिनेशन पे लोड लग रहा है, इसका मतलब बेंडिंग दोनों एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब बेंडिंग दोनों एक्सिस के अबाउट है। सो बेंडिंग अबाउट बोथ दी एक्सिस। तो लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है हमारा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। तो ये हमारा क्या बन गया? P cos थीटा। ये हमारा क्या बन गया? P साइन थीटा। तो P cos थीटा, P साइन थीटा। P साइन थीटा कौन सी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा? जो P साइन थीटा है कौन सी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा? ये बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा अबाउट एक्स एक्सिस। और जो P cos थीटा है, P cos थीटा है, ये बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा अबाउट विच एक्सिस? ये बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा अबाउट वाई एक्सिस। तो हमारे Px Py निकल के आ गए। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट किया कि भैया Px Py क्या निकल के आएगा। तो ये हमारी वैल्यू है किसकी? बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा ये हमारी किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। ये बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर है? अब थीटा की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट थीटा, तो टेन थीटा कितना है? तो ये 90 डिग्री है। सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 100 mm और बेस कितना है? 200। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? यही आ रही है, एक बार चेक कर लेना। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हाँ यही लग रहा है मुझे। तो आई एम गेटिंग दिस ओनली। नहीं, ये नहीं है थीटा। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये थीटा नीचे हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई थीटा की। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 200 बाय 100, 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो साइन थीटा कितना हुआ? साइन थीटा इज हाउ मच? तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 1। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 बाय √5। और कॉस थीटा कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय √5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। वर्टिकली अपोजिट कर दिया हुआ, चेंज कर दिया मैंने थीटा। आई हैव चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा। 100 कहाँ है बेटा? हाफ ले लोगे ना 100, 200 का आधा। ये बोल रहा है 100 कहाँ पर है? अरे ये वाला ट्रायंगल उठाया, 400 का आधा 200 हो गया ये। वाह पुष्पेंद्र भाई। और 200 का आधा 100 हो गया ये इस ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल को उठा लिया ना आप, पूरा वाला ट्रायंगल उठा लो। यू कंसिडर द फुल ट्रायंगल। मेरा फोकस इस वाले ट्रायंगल पे गया क्योंकि बोर्ड के ज्यादा पास हूं मैं, तो बड़ा ट्रायंगल नहीं दिखा मुझे। आप बड़े वाले ट्रायंगल से निकाल लो तब भी सेम आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ठीक है, अब मुझे क्या निकालने? बेंडिंग स्ट्रेस निकालने हैं। अच्छा पहले ये बताओ कि अगर मैं बेंडिंग देखूं एक्स एक्सिस के अबाउट, ये जनरल सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ए बी सी डी, कौन से पॉइंट पे बिकॉज ऑफ बेंडिंग अबाउट एक्स एक्सिस कंप्रेशन आएगी? अगर मैं बेंडिंग चेक करूं एक्स एक्सिस के अबाउट, सो बिकॉज ऑफ बेंडिंग एट एक्स एक्सिस कहां पर कंप्रेशन डेवलप होगा? वेयर द कंप्रेशन विल बी डेवलप्ड? ए बी पे कंप्रेशन डेवलप होगी, सी डी पे कंप्रेशन डेवलप होगी। वेयर कंप्रेशन विल बी डेवलप्ड? वेयर कंप्रेशन विल बी डेवलप्ड? अगर बेंडिंग हो रही है एक्स एक्सिस के अबाउट, इफ बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस अबाउट एक्स एक्सिस, वेयर द कंप्रेशन विल बी डेवलप्ड? ये देखो ये भी गायब है अभी। कंप्रेशन कहां डेवलप होगी? कंप्रेशन डेवलप होगा ए और बी के अबाउट। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो क्या आता है? तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या डेवलप होती है? टेंशन। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या डेवलप होती है? कंप्रेशन। यही तो है हमारी बेंडिंग अबाउट एक्स एक्सिस। दिस इज द बेंडिंग अबाउट एक्स एक्सिस। तो कंप्रेशन आएगा ए एंड बी पे और टेंशन आएगा कहां पर? सी एंड डी पे। क्लियर है यहां तक? चलो अब अगर मैं बात कर रहा हूं बेंडिंग अबाउट वाई एक्सिस, अगर बेंडिंग हो रही है वाई एक्सिस के अबाउट, बेंडिंग हो रही है वाई एक्सिस के अबाउट, बेंडिंग हो रही है वाई एक्सिस के अबाउट, कंप्रेशन कहां डेवलप होगा? कंप्रेशन बी और डी पे डेवलप होगा या ए और सी पे डेवलप होगा? वेयर कंप्रेशन विल बी डेवलप? फिर से न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। तो कंप्रेशन कहां डेवलप होगी? बी एंड डी पे। टेंशन कहां डेवलप होगी? ए एंड सी पे। क्लियर है?
सो बी और डी पे कंप्रेशन, ए और सी पे टेंशन, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो आपसे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है तो कौन से पॉइंट पकड़ूंगा? आपसे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है तो कौन से पॉइंट पकड़ूंगा? बी पॉइंट, क्योंकि यहां पर क्या है, कंप्रेशन है दोनों तरफ से, या सी पॉइंट, सी पॉइंट यहां पर दोनों तरफ से क्या है, टेंशन है। तो यहां पर आपको मिलेगी कंप्रेशन, यहां पर आपको मिलेगी टेंशन मैक्सिमम। क्लियर है चीज? तो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी, क्योंकि यहीं पर ही मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आएगा। अब लगा दो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, तो एम एक्स की वैल्यू कितनी है? व्हाट द बेंडिंग मोमेंट? अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूं एक्स डायरेक्शन के अंदर, पॉइंट लोड है, सेंटर पे लगा हुआ है, अभी पीछे किया था पी एल बाय 4, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट विल बी डेवलप्ड इन दिस बीम, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? पी एक्स एल बाय 4। और पी एक्स की वैल्यू कितनी है? पी एक्स की वैल्यू है पी साइन थीटा एल बाय 4। क्लियर है? डब्ल्यू एल बाय 4, डब्ल्यू की जगह क्या आ गया? पी साइन थीटा। निकाल के बताना है कितना आ रहा है, व्हाट इज दिस वैल्यू। और एम वाई की वैल्यू कितनी है? पी वाई एल बाय 4, इसका मतलब पी कॉस थीटा एल बाय 4। निकालो एम एक्स एम वाई कितना आ रहा है, व्हाट इज एम एक्स एंड एम वाई कमिंग आउट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एक्स एम वाई कमिंग आउट? एम एक्स और एम वाई की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। आपको वैल्यू पुट करनी है, पुट दी वैल्यू। मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, आई डोंट हैव दी स्पेस। एम एक्स 26.83, 26.83। एम वाई की वैल्यू, एम एक्स 4.47, दो अलग अलग है। डाउनवर्ड लोडिंग है तो सी डी में कंप्रेशन होगा, डाउनवर्ड लोडिंग है, वाह गजब। अच्छा मेरे को ये बताना, आपकी जो आरसीसी बीम होती है उसमें भी लोड डाउनवर्ड होता है? ये रोहन मेहरा को देखना, आरसीसी की बीम है उसमें भी लोड डाउनवर्ड होता है। तो जब डाउनवर्ड लोड होता है, सी और डी पे कंप्रेशन डेवलप हुआ आपके हिसाब से, तो जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके नीचे रीइंफोर्समेंट क्यों देते हो? रीइंफोर्समेंट फिर तो ऊपर दिया करो ना। गजब, डाउनवर्ड लोडिंग है तो सी और डी पे कंप्रेशन हो जाएगा, वाह मेरे भाई। एम एक्स की वैल्यू यही आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम एक्स कमिंग आउट। एम वाई है 13.41, सो 13.416। ये गजब था, क्योंकि डाउनवर्ड लोडिंग हो रही है तो सी पे, अरे भाई बेंडिंग स्ट्रेस है, दीज आर बेंडिंग स्ट्रेसेस। 26.82 एंड 13.416। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स की वैल्यू, आई एक्स की वैल्यू, आई एक्स बी डी क्यूब, आई एक्स बी डी क्यूब, बी कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी हमारी 200, बी डी क्यूब बाय 12, ये हमारा आई एक्स है। और आई वाई कितना हो जाएगा? आई वाई हो जाएगा डी बी क्यूब, डी बी क्यूब बाय 12। आई एक्स आई वाई निकाल लो, व्हाट इज आई एक्स आई वाई कमिंग आउट? आई एक्स आई वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी निकल के आ रही है? व्हाट इज आई एक्स कमिंग आउट, व्हाट इज आई वाई कमिंग आउट? कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। आई एक्स आ गया इतना बड़ा, वाह, 1.09 10 की पावर 9, 1.09 10 की पावर 9। और आई वाई कितना है? आई वाई कितना है? 2.67 10 की पावर 8, 2.67 10 की पावर 8। ये आई एक्स आई वाई आ गया। अब क्या निकालना है मुझे? अब मुझे निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होगी? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एम एक्स इंटू वाई अपॉन आई एक्स प्लस एम वाई इंटू एक्स अपॉन आई वाई। वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके निकाल लो, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू एंड कैलकुलेट। वाई की वैल्यू कितनी होगी? एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट है, वाई की वैल्यू 200, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सी पॉइंट पे, एक्स की वैल्यू सी पॉइंट पे हो जाएगी हमारी 100। ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। दिस इज द प्रॉब्लम विच इज बीइंग आस्क्ड। सर आई एक्स गलत है बेटा, आप लोगों ने बताया मुझे आई एक्स।
ये जो भी आपने बताया मैंने वो लिख दिया, मुझे नहीं पता क्या आंसर है। 2.66 10⁸ सही बता रहा है प्रशांत। आपका जो IX आ रहा है आप वो लिख दो, एक बार चेक कर लेता हूँ ऊपर क्या था, कमेंट ऊपर चले गए। IX की वैल्यू 1.06 10⁹ सही तो लिखा है, 1.06 है, ठीक है 1.06 कर दो भाई, इसको 1.06 कर दो, ठीक है। अब क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस कमिंग आउट टू बी हाउ मच? हाँ वो हो गया, एक्स और वाई हो गया, आप कैलकुलेशन करनी है आपको बस। नाउ कैलकुलेट व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट। वैल्यू पुट करो, mx पता है, my पता है, ix पता है, iy पता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड कैलकुलेट। एक दो लोग कैलकुलेट करके बता दो क्या रिजल्ट आ रहा है। $10.05 $10.05 सबका ही आ रहा है 10.05। एवरीबडी गेटिंग द सेम रिजल्ट 10.05 10.05 सही है, सबका यही आ रहा है। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 10.05। तो पूरी बेंडिंग की थ्योरी लग गई इसके अंदर, कंप्लीट थ्योरी ऑफ बेंडिंग इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस प्रॉब्लम। तो पूरी थ्योरी यूज हो रही है बेंडिंग की। ठीक है, तो 10.05। चलो आगे बढ़ते, विल कंटिन्यू। देखो नेक्स्ट सवाल क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द रेंज ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर अ गिवन कॉलम स्प्रिंग सिस्टम। तो कॉलम स्प्रिंग सिस्टम है, बोल रहा रेंज बता दो इफेक्टिव लेंथ की। तो फिर से सवाल किसका है? द प्रॉब्लम इज ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। देखो जब हमारे स्प्रिंग की टॉर्शनल स्टिफनेस इन्फिनिटी हो जाएगी, जब हमारे स्प्रिंग की टॉर्शनल स्टिफनेस इन्फिनिटी हो जाएगी, तब ये बी एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? फिक्स एंड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जो हमारा बी एंड है वो कैसा हो गया? फिक्स हो गया। तो बी भी फिक्स, ए भी फिक्स है, तो मेरा एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? बी भी फिक्स, एल बी भी फिक्स, ए भी फिक्स, तो मेरा एल इफेक्टिव कितनी हो जाएगी? जब दोनों एंड फिक्स होते हैं कॉलम में, एल इफेक्टिव कितना होता है? एल इफेक्टिव L/2। तो एल इफेक्टिव कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। जब हमारी टॉर्शनल स्टिफनेस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बी एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? अगर टॉर्शनल स्टिफनेस 0 है तो बी किसकी तरह बिहेव करेगा? बी बिहेव करेगा हिंज की तरह। ए फिक्स्ड बी हिंज, अगर ए फिक्स्ड बी हिंज है, एल इफेक्टिव कितनी हो जाएगी? एल इफेक्टिव हो जाएगी L/√2। तो एल इफेक्टिव विल बी इक्वल टू L/√2। तो रेंज क्या आ गई? L/2 से लेके L/√2 के बीच में। सो L/2 से लेके L/√2 के बीच में। सो आंसर कम्स आउट टू बी सी। तो आंसर हमारा सी आ गया। क्लियर है? तो फिर से डायरेक्टली नहीं पूछा है, कॉलम के अंदर स्प्रिंग का कंसेप्ट जोड़ दिया। इन कॉलम द कंसेप्ट ऑफ द स्प्रिंग इज बीइंग अप्लाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। ऑप्शन सी, रिपीट सर फर्स्ट लाइन। पहली लाइन ये लिखी थी कि अगर हमारी टॉर्शनल स्प्रिंग की स्टिफनेस इंफिनिटी हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट फिक्स पॉइंट बन गया हमारा, क्योंकि स्टिफनेस कैसी है? इनफाइनाइट है, तो वो रिजिड हो गया। रिजिड मतलब क्या हुआ? फिक्स हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन था, सारे मस्त क्वेश्चन है। देखो अगला सवाल क्या है। अ सॉलिड बीम इज कट इनटू 2 पार्ट्स। सॉलिड बीम को कट किया 2 पार्ट के अंदर, एज शोन इन द फिगर। ठीक है।
द रेशियो ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड बीम टू द स्लाइस बीम। रेशियो निकालना है आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का, किसका? सॉलिड बीम का और स्प्लाइस बीम का। तो रेशियो निकालनी है किसकी? रेशियो निकालनी है हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब जेड की रेशियो निकालनी है। तो जेड की रेशियो, तो सॉलिड और जेड कौन सी? स्लाइस्ड। निकाल लो जेड सॉलिड जेड स्लाइस्ड। क्या है? रेक्टेंगुलर सेक्शन है। रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होती है? जेड, जेड की वैल्यू होती है बी डी क्यूब बाय, जेड की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, बी डी स्क्वायर बाय, बी डी क्यूब बाय 6, तो बी डी स्क्वायर बाय 6, तो बी डी स्क्वायर बाय 6। ये सॉलिड की है। जब नीचे आ गए स्लाइस है, दोनों को ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि स्लाइस बीम है, दोनों की स्ट्रेंथ आपको जोड़नी पड़ेगी। दोनों की स्ट्रेंथ जोड़ देते हैं। जब दोनों की स्ट्रेंथ जोड़ देंगे, पहले वाले की बी, डी कितनी है? डी बाय 4 का होल स्क्वायर बाय 6, बी नीचे वाले की डी कितनी है? 3d बाय 4 का होल स्क्वायर बाय 6। कैलकुलेट कर लो रेशियो कितना आ रहा है। व्हाट दिस वैल्यू कमिंग आउट? कैंसल आउट हुआ, तो ये 1, देन 1 बाय 16 प्लस 9 बाय 16। सो ऊपर चला गया, वैल्यू है 16 बाय 10। So it comes out to be how much? 1.6. So ratio comes out to be 1.6. So ratio of the flexural strength की रेशियो आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। देखो अगला सवाल क्या है। चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। A block A has a mass of 2 kg, is moving with a velocity of 10 meter per second, collides perfectly inelastically with a block B of mass 4 kg. इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg. So 2 kg, 4 kg. The loss of kinetic energy during the collision is, loss of kinetic energy पूछ रहा है। तो पहले तो हम क्या लगाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो पहले तो लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। So momentum conservation in x direction. Momentum conservation in x direction. So we'll say 2 into 10 plus 4 into 0. Inelastic collision है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0 into v. तो v कितना आ गया? दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे? दोनों वेलोसिटी से मूव करेंगे 20 बाय 6. So 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी आ गई 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर 100 यूनिट्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी, दोनों जुड़ गए, इनइलास्टिक कोलिजन है, एम वी स्क्वायर, वी कितना है हमारा? 10 बाय 3 का होल स्क्वायर। सो 10 बाय 3 का होल स्क्वायर कितना बन गया ये? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? तो 6 3, सो 3 इंटू 100 बाय 9, सो दिस कम्स आउट टू बी 33.33. सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 100 माइनस 33.33, तो 66.67 आ गया, 66.67. So this is the loss of kinetic energy. ये आपके मैकेनिक्स का सवाल था। This was the problem of engineering mechanics. तो मैकेनिक्स का भी एक सवाल आता है। One problem of mechanics is also being asked. चलिए बढ़िया। गुड। चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन में भी, हाँ वही एक्सीडेंट स्टडी वाला है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। बिल्कुल सही बात है फारिस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी यही है, तो वही ट्रांसपोर्टेशन वाला कंसेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
A solid circular shaft of diameter d is replaced by a hollow one whose internal diameter is 0.6 times of the external diameter. तो external diameter d1 है, तो d internal कितना हो गया? 0.6 times of d1. If the length, material and maximum shear stress being same, the percentage saving in the weight. Length, material and maximum shear stress same है दोनों के अंदर. तो अगर maximum shear stress same है, इसका मतलब क्या same है? अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेम है, इसका मतलब क्या सेम है? बोल रहे परसेंटेज सेविंग निकालो मटेरियल के अंदर. सो इफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज सेम, डायरेक्टली यू कैन से व्हाट इज सेम. लेंथ भी बराबर है, सो लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी सेम है. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या सेम हो गया? पोलर मॉडुलस ऑफ शाफ्ट इज सेम. दोनों शाफ्टों की पोलर मॉडुलस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. सो वील से इफ टाउ मैक्सिमम इज सेम, अगर टाउ मैक्सिमम सेम है तो पोलर मॉडुलस से ध्यान रखना, इट इज नॉट सेक्शन मॉडुलस. सो पाई डी क्यू बाय 16. लैग आ रहा है, लैग आ रहा है, लैग आ रहा है. बफर मेरे पास तो नहीं आ रहा, सही चल रहा है मेरे पास तो. सबका बफर हो रहा है क्या? ठीक है सर. अब कनेक्टेड है, सो डिसकनेक्टेड. ठीक है, वो नेट चला गया होगा बीच में, 2 सेकंड के लिए हुआ होगा. सो पोलर मॉडुलस इज हाउ मच? सो पोलर मॉडुलस इज पाई डी क्यू बाय 16. अब जेड हॉलो, हॉलो सिलेंडर की जेड मॉडुलस कितनी होगी? हॉलो सिलेंडर की मॉडुलस, तो हॉलो सिलेंडर की, तो हॉलो सिलेंडर की होगी पाई डी आउटर. डी आउटर कितना है हमारा? डी आउटर है हमारा d1, d1 की पावर 3 माइनस डी इनर, डी इनर है 0.6, d1 की पावर 3, d1 की पावर 3 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय व्हाट? अच्छा, d1 की पावर 3 नहीं, d1 की पावर 4, क्योंकि ये हमारा कैसा है? ये है हमारा हॉलो. d1 की पावर 4 और यहां पे भी 0.6 d1 की पावर 4 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय d1. सो डिवाइड बाय d1. सो दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू निकल के आएगी. सो d1 की पावर 4. अब जरा सॉल्व करके बताओ ये क्या रिलेशन आ रही है. तो 16 16 कैंसल आउट हुआ, पाई पाई कैंसल आउट हुआ. सो दिस इज d क्यूब, दिस इज d क्यूब. अंदर है d1 की पावर 4 0.6 d1 की पावर 4 डिवाइड बाय d1. व्हाट द रिलेशनशिप कमिंग आउट? दोनों में क्या रिलेशनशिप निकल के आ रही है? सिंप्लीफाई करो, पावर 4 कर दिया, आई हैव चेंज द पावर. अब मुझे दोनों में रिलेशन निकाल के बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन d1 एंड d. अब अगर दोनों को सॉल्व करो, d1 और d में क्या रिलेशनशिप निकल के आ रही है? यहां से मुझे रिलेशन निकाल के बताओ. d1 बाय d इज हाउ मच? व्हाट इज द रिलेशनशिप? d1 बाय d की वैल्यू कितनी आ रही है? d1 बाय d, कुशाग्र बोल रहा है 0.957, रोहन बोल रहा है d की वैल्यू 0.87. दोनों का अलग अलग आंसर है, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, सेम आंसर होना चाहिए. आंसर शुड बी सेम. कैलकुलेट करके दो क्या रिजल्ट आ रहा है. d1 बाई डी की वैल्यू 0.7 टाइम्स ऑफ d1, d की वैल्यू, तो उल्टा करो ना, 1 बाय 0.87 करो. व्हाट इज 1 बाय 0.871? आप उल्टा बता रहे हो. मैं d1 बाई डी का रेशो पूछ रहा हूँ, 1.148, सो 1.148, 1.047, 1.047, सो 1.047. ठीक है. अब मुझे सेविंग निकालनी है मटेरियल के अंदर, सो सेविंग इन द मटेरियल, सो परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल, सो परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल. देखो लेंथ सेम है, अगर लेंथ सेम है इसका मतलब सारी सेविंग जो भी आएगी वो एरिया की वजह से आएगी, क्योंकि लेंथ सेम है. वैसे मैं वॉल्यूम निकालता, पर क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है, सेविंग किसमें निकल के आएगी हमारी? एरिया में. सो एरिया ऑफ सॉलिड माइनस एरिया ऑफ हॉलो डिवाइड बाय एरिया ऑफ सॉलिड इनटू 100. ये हमारी परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल है. ये सेविंग निकल के आ गई मटेरियल के अंदर. सो एरिया ऑफ द सॉलिड पाई डी स्क्वायर बाय 4, एरिया ऑफ द हॉलो पाई बाय 4
D1 का होल स्क्वायर माइनस 0.6 टाइम्स ऑफ D1 का होल स्क्वायर, ये एरिया आ गया हॉलो का, डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा है, पाई बाय 4 कैंसल आउट हुआ, दिस इज कैंसल्ड आउट, ये भी कैंसल आउट हुआ, पाई बाय 4 कैंसल आउट हुआ। अब सिंप्लीफाई करो क्या निकल के आ रहा है, सो दिस कम्स आउट टू बी डी स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर 0.6 D1 स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर इंटू 100। ये कैलकुलेट करना है आपको। दिस इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज सेविंग। आप D1 की वैल्यू डाल सकते हो, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ D1। D1 इज इक्वल टू हाउ मच, 1.047 टाइम्स ऑफ D। सिंप्लीफाई करो, आंसर निकाल के बताओ, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। फटाफट कैलकुलेट करो। सोनू कुमार बोल रहा है 1.047, बिल्कुल सही है सोनू कुमार, 1.047। और सिंप्लीफाई हो सकता है ये तो, देखो ना, ये हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा 0.36, 0.64 D1 बाई डी कितना है, 1.047 नहीं 0.64, हाँ 0.64, 1.047 का होल स्क्वायर, सो 1.047 का होल स्क्वायर इंटू 100। ये तो कैलकुलेट करना है आपको, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। 29.84, सो 29.84, so this comes out to be 29.84, 29.84, यानी इतनी सेविंग हो गई हमारे मटेरियल की। तो आपका मटेरियल 30% कम लग रहा है अप्रोक्सीमेटली, पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इज कमिंग आउट टू बी सेम। कौन सा स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कम्स आउट टू बी सेम। बिल्कुल सही बात है, सबका यही है। कंसेप्ट रिपीट करिएगा बेटा। कौन सी थ्योरी लगी, टॉर्शन की थ्योरी लगी। जैसे पीछे बेंडिंग की थ्योरी लगाई थी, बेंडिंग की थ्योरी थी m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। अब ये शाफ्ट है, अगर मैं बेंडिंग की थ्योरी लगाता तो मैं ये बोल सकता था कि हमारी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सेम है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सेम है, इसका मतलब हम ये बोल सकते थे सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाय आई। इसका मतलब हम बोल सकते थे सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय जेड। अब बेंडिंग मोमेंट सेम रखा, बेंडिंग मोमेंट सेम रखा मतलब जेड सेम कर दिया। उसी तरीके से हम ये भी तो बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टॉर्शन अपॉन जेड पी। तो टॉर्क की वैल्यू सेम है, अगर आपका शेयर स्ट्रेस सेम आ रहा है इसका मतलब जेड पी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इट मीन जेड पी शुड बी सेम। ये वाला कंसेप्ट लगा हुआ। तो ये लिखा था इफ टाउ मैक्स इज सेम, पोलर जो मॉडुलस है हमारा दोनों शाफ्ट का सेम होना चाहिए, फॉर बोथ द शाफ्ट इज मस्ट बी सेम। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। A vertical pole cantilevered at the bottom has a solid cross section of diameter 400 mm. Vertical pole है, cantilever है bottom पे, ठीक है। It is loaded by a horizontal force of 100 किलो न्यूटन। ये 100 किलो न्यूटन है, बीच में ये लाइन नहीं है। At the midpoint of the pole, पोल के मिड पॉइंट पे है। The maximum shear stress in the pole is, देखो फिर से बहुत बढ़िया सवाल है, अगेन वेरी गुड प्रॉब्लम। वर्टिकल कॉलम है, कैंटिलीवर्ड है बॉटम पे, आपने मिड पॉइंट पे क्या लगाया, मिड पॉइंट पे लोड लगाया, मिड पॉइंट पे लोड लगाया, बोल रहा है क्या निकाल दो, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, पहली बात तो बताओ शेयर फोर्स कितना डेवलप होगा। द शेयर फोर्स दैट विल बी डेवलप्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 किलो न्यूटन। क्लियर है। तो ये बॉटम पे हमारी शेयर स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, हाउ मच ऑफ द शेयर स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड, शेयर स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड इज इक्वल टू V बाय ए। सो शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो गई वो कितनी हो गई, V बाय। शेयर स्ट्रेस है हमारी 100 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को बदला न्यूटन के अंदर, एरिया है हमारा पाई डी स्क्वायर बाय 4। कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। ये शेयर स्ट्रेस निकाल लिया हमने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस कमिंग आउट। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, सिंप्लीफाई
एमपीए में पूछा है, एमपीए में पूछा है तो इसको यूं ही छोड़ो। सो एमपीए में पूछा है तो 400 का होल स्क्वायर, इफ इट इज एन एमपीए, हाँ 400 छोड़ देंगे। एमपीए पूछा है ना, एमएम स्क्वायर, तो एमएम में छोड़ दी वैल्यू, मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 0.795 एमपीए, 0.795 एमपीए। सवाल पूछ रहा है कौन सा शेयर स्ट्रेस, प्रॉब्लम इज आस्किंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। हमने कौन सी शेयर स्ट्रेस निकाली है, हमने निकाली है एवरेज शेयर स्ट्रेस। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होती है? 4/3 होती है मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज। सो 4/3 टाइम्स ऑफ 0.795, कैलकुलेट कर लो। 1.33 टाइम्स, कितना आ रहा है? 1.33 टाइम्स, बढ़ा दो उसको 1.33 टाइम्स, 4/3 टाइम्स होगा 1.06 एमपीए। सो 1.06 एमपीए। तो इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं देके आपको सेक्शन वर्टिकल दे दिया, कंसेप्ट वही है बट द सेक्शन इज गिवन टू बी वर्टिकल। वैसे आपको क्या दे देता था? बीम देता था, बीम कैसे होती थी? हॉरिजॉन्टल होती थी। इस बार आपको कॉलम दे दिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया प्रॉब्लम को। सो 1.06 एमपीए। सो साइड चेंज इन द प्रॉब्लम इज बीइंग डन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ट्रिकी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अ स्टील रॉड ऑफ 1200 mm स्क्वायर, स्टील रॉड है 1200 mm स्क्वायर की, इन क्रॉस सेक्शन एरिया एन 320.08 mm लॉन्ग, लेंथ कितनी है? 320 + 0.08 mm, इज लूजली इंसर्टेड इन अ कॉपर ट्यूब। ये कॉपर ट्यूब के अंदर डली हुई है, सिलेंड्रिकल है, और कॉपर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1600 mm स्क्वायर, तो 1600 mm स्क्वायर, एंड इज 320 mm लॉन्ग। जो कॉपर ट्यूब है वो कितनी बड़ी है? 320 mm लॉन्ग है। इफ एन एक्सियल फोर्स ऑफ 100 kN इज अप्लाइड थ्रू अ रिजिड कैप, ये रिजिड कैप है, द रेशियो ऑफ द फोर्स डेवलप्ड इन द स्टील टू द कॉपर करेक्टेड अप टू 2 डेसिमल। तो बोल रहा है लोड लगाया